Hello, this is day 13 of Read With Me. Chalo, let's start. One must ask, if your belief in yourself is not dependent on actual achievement, then what is it dependent on? The answer too often when we are just sitting out is nothing, ego. And this is why we so often see precipitous rises followed by calamitous falls. तो हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर आप अपने आप के अंदर विश्वास नहीं करते, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आपका ये जो अचीवमेंट है, ये जो अचीवमेंट आपको मिल रहा है, ये किस लिए है? तो आंसर जो मिलता है, क्योंकि जब जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है उसको भी अचीवमेंट मिल रहा है। अगर उससे ये सवाल पूछेंगे, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, वो लोग बोलेंगे अरे मुझे इतना सारा अचीवमेंट मिल रहा है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है, क्या ये सपना है सब? तो अभी अगर वो लोग से सवाल पूछेंगे कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो लोग के पास कोई आंसर नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, वो अचीवमेंट, वो है ईगो के ऊपर। क्योंकि ईगो के बेस पे जो अचीवमेंट मिल रहा है वो सब लोग लेते जा रहे, लेकिन कोई एक्नॉलेज नहीं करता है। जैसे शर्मन ने एक्नॉलेज किया था कि इतना ज़्यादा मेरे को अचीवमेंट मिल रहा है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो वो हिसाब से अगर कोई नहीं करता है तो मतलब ईगो के बेस पे एक्ट कर रहा है। और इसीलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत बार बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है, लेकिन फटाक से जितना जल्दी वो लोग को सक्सेस मिलता है उतना जल्दी उनका डिक्लाइन भी देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई कैलामिटी आ गया और वो ख़त्म हो गया। So, which type of person will you be? Like all of us, Sherman had to balance talent and ambition and intensity, especially when he was young. तो आप कौन से टाइप के इंसान बनना चाहते हो? क्या आप सेल्फ कॉशियस हो के सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर आपको पता ही नहीं कि आपको सक्सेस कहाँ से मिल रहा है और ईगो के बेस पे आपको सक्सेस मिलते जाएगा, तो आप फटाफट से राइज करके फटाफट से फॉल करना चाहते हो? कौन सा चाहते हो आप? तो जैसे हम लोग जैसे हम लोग सब यंग लोग हैं, वैसे ही शर्मन भी था। उसको टैलेंट और एम्बिशन और इंटेंसिटी तीनों को बैलेंस करके चलना था। उसके अंदर टैलेंट भी था, इसीलिए तो उसको इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। दूसरा, इसके अंदर एम्बिशन भी था, मतलब उसको सक्सेसफुल बनना था। प्लस उसके अंदर इंटेंसिटी भी था। इंटेंसिटी मतलब कि आप यंग एज में फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ टैलेंट, तो इंटेंसिटी उसको काम करने का बोलते हैं ना, मन था कि मेरे को काम करते जाना है। क्योंकि हम लोग ने देखा जैसे ही वो अमेरिका का सबसे फेमस इंसान में से एक बन गया, तो भी वो काम करते जा रहा था और वो बोला था कि मुझे कितना भी फेम मिलने दो, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं अपना काम करूँगा और मेरा टाइम आएगा तो मैं रिटायर होकर घर पे चले जाऊँगा। तो ये तीनों चीज़ था, और वो यंग एज में तो उसको ये तीनों चीज़ बैलेंस करना ही था। टैलेंट भी बैलेंस करना था, एम्बिशन भी बैलेंस करना था और इंटेंसिटी भी बैलेंस करना था। His victory in this struggle was largely why he was able to manage the life-altering success that eventually came his way. तो ये तीनों के स्ट्रगल में टैलेंट, एम्बिशन और इंटेंसिटी तीनों को बैलेंस रखना है। उसमें वो जीता। तो कैसे जीता? क्योंकि वो जो सक्सेस था वो लाइफ ऑल्टरिंग था, मतलब उसके लाइफ को चेंज करने वाला सक्सेस था। क्योंकि बीच में उसने 2-3 डिसीजंस लिया, वो डिसीजन की वजह से उसका सक्सेस उसको मिला। वो डिसीजन क्या था? रिस्ट्रेंट, कि मेरे को अभी प्रमोशन नहीं चाहिए, मेरे को अभी फर्स्ट रैंक ऑफिसर नहीं बनना है। वो जनरल ग्रांट के सामने उसने बोलते ना शो ऑफ नहीं किया, उसने जो बोला ग्रांट ने उसने सुना। This probably all sounds strange, where Isocrates and Shakespeare wished us to be self-contained, self-motivated and ruled by principle. Most of us have been trained to do the opposite. तो ये जो चीज़ें हम सुन रहे हैं कि हमको मना करना चाहिए, सक्सेस अगर मिल रहा है तो नहीं लेना चाहिए, मना कर देना चाहिए। तो जैसे आइसोक्रेट्स और शेक्सपियर अपने प्लेज में, और आइसोक्रेट्स ने अपने डिमोनिकस को देखो लेटर लिखा था, उसमें बोला था, तो उसने बोला था कि वो लोग ने बोला कि सेल्फ कंटेंट रहो, मतलब अपने आप को कंट्रोल में रखो, सेल्फ मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करके रखो और प्रिंसिपल के साथ में चलो। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत के बेस पे चलने का। आज के टाइम पे हम लोग को जो भी सिखाया जाता है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। वो लोग बोलते हैं अब हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, हमको बाहर से मोटिवेशन मिलना चाहिए। सेल्फ कंटेंट, अपने आप को कंट्रोल मत करो, बाहर की दुनिया आपको कंट्रोल करेगी। जैसे बॉस लोग एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को कंट्रोल करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं। तो ये पूरा एक्सटर्नल वर्ल्ड हो गया है, इंटरनली कोई आजकल बात नहीं करता है। Our cultural values almost try to make us dependent on validation, entitled and ruled by our emotions. जितना भी हमारे आसपास का जो कल्चर बनते जा रहा है, कल्चर मतलब रिलीजियस कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो कंज्यूमरिज्म वाला कल्चर है, वो कल्चर की वजह से हमारा आदत कैसे बनते जा रहा है कि हम लोग को ये सिखाया जा रहा है कि हम लोग वैलिडेशन पे डिपेंड हो जाए। मतलब बाहर का अगर कोई बोलेगा तभी हम लोग सुंदर है, बाहर का भी अगर कोई बोलेगा तभी हम लोग हार्ड वर्किंग है, ऐसा। तो ये वैलिडेशन पे हम लोग डिपेंड हो गए हैं। दूसरा एंटाइटल्ड हो गया। एंटाइटल मतलब सब लोग को टाइटल्स चाहिए कि अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है तो मेरे को उस पर ब्लू टिक चाहिए,
अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो मुझे हाईएस्ट पोजीशन चाहिए। तो हमको दूसरा चीज़ क्या है, एंटाइटलमेंट का आदत हो गया है। और तीसरा, हम इमोशन के बेस पे एक्ट करते हैं, कभी भी इंटेलिजेंस के बेस पे एक्ट नहीं करते। तो ज़्यादातर लोग इसके लिए आजकल इमोशनल थिंकर्स बन रहे हैं और कोई इंटेलेक्चुअल थिंकर्स नहीं बन रहा है। एजुकेशन के भी फील्ड में इसके लिए देखने के लिए जाएंगे तो सब लोग लिटरेट ज़्यादा बन रहे हैं, एजुकेटेड ज़्यादातर कोई नहीं बन रहा है। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी इमोशन के बेस पे एक्ट करते हैं। वो लोग कोई भी इवेंट होगा तो रिएक्शन ज़्यादा देते हैं, रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं देते। तो रिएक्शन कभी भी दिल के बेस पे होता है, इमोशनल रिस्पॉन्स। और जो रिस्पॉन्स होता है वो इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स। तो इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स की आजकल कमी देखने को मिल रही है। क्यों? ये 3 कारणों की वजह से। नंबर 1, हमको वैलिडेशन चाहिए, दूसरा हम लोग को एंटाइटलमेंट चाहिए, और तीसरा हम लोग को इमोशन के बेस पे एक्ट करना है इसके लिए। For a generation, parents and teachers have focused on building up everyone's self-esteem. From there and thems of our gurus and public figures have been almost exclusively aimed at inspiring, encouraging, and assuring us that we can do whatever we set our minds to. तो वहाँ से जो हमारे पब्लिक फिगर्स है, जिसको भी हम लोग पब्लिक फिगर मानते हैं, मतलब सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, और जिससे भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं, फिल्म एक्टर्स और जो भी स्टार्स लोग हैं, वो लोग से हम लोग को सीखने को मिला है। सब लोग का एक ही मकसद रहता है कि हम लोग को इंस्पायर करे, हम लोग को एनकरेज करे, और हम लोग को अश्योर करे कि जो भी हम चाहे वो हम कर सकते हैं। जो भी हम चाहे वो हम कर सकते हैं, मतलब क्या, जो भी हमारा मन कर रहा है इमोशनल बैलेंस पे, इमोशन के हिसाब से हमको जो भी लग रहा है वो हम लोग कर सकते हैं। ऐसा हम लोग को सिखाया जाता है। इन रियलिटी दिस मेक्स अस वीक। असल ज़िंदगी में अगर हम लोग जो चाहे वो कर ले तो उससे हम लोग कमज़ोर बनते हैं। जो चाहे कर ले मतलब क्या, अभी अगर हम लोगों का मन कर रहा है कि हमारे आसपास जो चीज़ है उसको तोड़ फोड़ दो, वो तोड़ फोड़ दिया, तो हमारे मन ने किया, हमने तोड़ दिया, तो एक्चुअल में तो हम लोग वीक बने, क्योंकि उसके बाद हम लोग को कैसा फील होगा, गिल्टी फील होगा कि देखो देखो इतना अच्छा चीज़ था, मैंने तोड़ दिया। तो सेम चीज़ बाकी चीज़ों में भी होता है। जो भी चीज़ें हमको, जो भी लोग हमारे आसपास हैं, हम लोग उनको हर्ट करेंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि वाह वाह वाह, हर्ट किया, अच्छा लगा। तो एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं कि हम लोग को जो चाहिए हम लोग कर सकते हैं, या इमोशन के हिसाब से चलो, वैलिडेशन के लिए काम करो, एंटाइटलमेंट के लिए काम करो, ये सब चीज़ हमको कमज़ोर बनाती है। येस, यू विथ ऑल योर टैलेंट एंड प्रॉमिस एज अ बॉय वंडर और अ गर्ल हु इज़ गोइंग प्लेसेस, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू हैव प्रॉमिस. It's why you have landed in the prestigious university you now attend, why you have secured the funding you have for your business, why you have been hired or promoted, why whatever opportunity you now have has fallen into your lap. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये एक्सटर्नल चीज़ों के पीछे भागते हैं, ये हमको वीक बनाता है। और फिर इसीलिए आप पूरे टैलेंट के साथ में आप एक प्रॉमिस देते हैं कि हम लोग को जो भी चीज़ मिला है हम लोग उसको फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। मतलब कि जो भी टैलेंट हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है आपके टैलेंट की वजह से, या आपको आपके बिज़नेस के लिए फंडिंग मिला है आपके टैलेंट की वजह से, या फिर अगर आपको जॉब मिला है या प्रमोशन मिला है, हर चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब उसको ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, तो मिल ही जाता है, दूसरा भी मिल जाएगा, तो हम लोग उसके ऊपर फिर वो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते, मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट, अगर शर्मन की कहानी पे हम लोग वापस जाए, तो उसको जो भी मिला था उसने और ज़्यादा मांगा नहीं, जो भी उसको मिला था उस पर ही खड़े रह के उसने अपने ज़िंदगी पर मेहनत किया, और इसके वजह से उसको फेम भी मिला। और फेम मिलने के बाद भी वो अपने रिस्ट्रेंट पे था कि मेरे को फेम वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, अपना चुपचाप काम करते रहना है। As Irving Berlin put it, talent is only the starting point. The question is, will you be able to make the most of it, or will you be your own worst enemy? Will you snuff out the flame that is just getting going? तो अभी ये तीनों सब जो भी चीज़ें हैं हमारे अंदर, जो टैलेंट है, वो हम लोग को सिर्फ एंट्री दिला सकते हैं। आपके जॉब में आपको एंट्री दिला सकते हैं, आपके बिजनेस में आपको फंडिंग दिला सकते हैं, आपके तीसरा चीज़ का एग्जांपल क्या दिया था, आपके जॉब में आपको एंट्री, आपके प्रमोशन में आपको नया पोस्ट दिला सकते हैं। लेकिन वो पोस्ट मिलने के बाद का क्या, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। जैसे इरविंग बर्लिन का एक कोट है, टैलेंट इज़ ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट, द क्वेश्चन इज़ विल यू बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और विल यू बी योर ओन वर्स्ट एनिमी। इरविंग बर्लिन बोलते हैं टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपको रेस में बस एक रेस के दहलीज पे खड़े रहने के लिए आपको चांस दे देगा। लेकिन वो चांस मिलने के बाद आप क्या करोगे, क्या आप उस चांस का पूरा फ़ायदा उठाओगे, या आप खुद के ही दुश्मन बन जाओगे उसमें, वो प्राइड दिखाने में कि देखो देखो मेरे बिज़नेस में इतना फंडिंग आया, चलो आज से मैं मिलियनेयर बन गया, आप काम करना बंद।
कि देखो देखो मेरे को ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, फ़ोटो खिंचाओ, घूमो फिरो, क्लासेस बंक करो, चलो अभी मेहनत करना बंद। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम अपने खुद के दुश्मन बन जाते हैं। तो जो भी अभी जो आपने आग लगाया है आपके टैलेंट से, जो भी आपको जॉब मिला है या बिजनेस मिला है या एडमिशन मिला है, क्या आप उसको आगे बढ़ाओगे, उस आग को जलते रहने दोगे आपके मेहनत से, या फिर आप उस आग को खुद ही बुझा दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। What we see in Sherman was a man deeply tied and connected to reality. He was a man who came from nothing and accomplished great things without ever feeling that he was in some way entitled to the honors he received. तो इसका जवाब आपके केस में क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारे कहानी में जो शर्मन है वो तो बिल्कुल ही रियलिटी से जुड़ा हुआ था। वो ऐसा आदमी था जो ऐसे जगह से आया जहाँ पे वो कुछ भी नहीं था और उसने बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव किया, और अचीव करने के बाद भी कभी भी उसने एंटाइटलमेंट को होल्ड नहीं किया कि देखो देखो ये मेरा मिलिट्री वाला रैंक है, ये मेरे मेडल देखो, और आज के बाद मेरे से ज़्यादा अकड़ के बात करने का नहीं। तो ये सब चीज़ें उसने क्या किया, उसने बोला नहीं, एंटाइटलमेंट के पीछे मुझे नहीं भागना है, चुपचाप मुझे अपना काम करते रहना है। In fact, he regularly and consistently deferred to others and was more than happy to contribute to a winning team even if he meant less credit or fame for himself. तो इसका बिल्कुल ही अपोजिट, वो बोलता था मुझे वो फेम वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, उल्टा वो बोलता था कि अगर कोई टीम जीत रहा है तो वो खुद से साइड हो जाता था, बोलता था कि मुझे इतना फेम नहीं चाहिए, टीम जीत गई, टीम का नाम कर दो। It's sad to think that generations of young boys learned about Pickett's glorious cavalry charge, a Confederate charge that failed, but the model of Sherman as a quiet, unglamorous realist is forgotten or worse, vilified. तो बहुत ही दुख की बात है कि जनरेशन्स ऑफ जनरेशन के बाद एक पिकेट जो करके एक थे, वो उनका ग्लोरियस कैवलरी चार्ज था, मतलब उन्होंने बहुत बड़ी सेना ले जाके हमला किया था, उसको सब लोग आज याद रखते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में और हिस्ट्री में। लेकिन ये जो शर्मन का जो शांत वाला मॉडल है कि शांति से अपना काम करते रहो, धीरे धीरे आपको फेम भी मिलेगा, धीरे धीरे आपको रिकग्निशन भी मिलेगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको उसको अपने सर पे चढ़ने नहीं देना है। वो चीज़ फेल हो गया है, आज लोग उसको याद नहीं रखते, लेकिन वो इतनी बड़ी सेना लेके इतना बड़ा हमला किया, वो हमले को बराबर याद रखते हैं। तो बहुत दुख की बात है। चलो इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।